पूरे देश में मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर के उस एक वीडियो की बात हो रही है जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह वीडियो इतना भयानक है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस वायरल वीडियो में भीड़ दिखती है, जिसके हाथों में हथियार दिखते हैं, और भीड़ दो महिलाओं को लेकर जाती दिखती है। इन दोनों महिलाओं के कपड़े उतार दिए गए थे, पूरी तरह से नग्न अवस्था में इनकी एक तरह से परेड कराई जा रही थी। इन महिलाओं के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके अंदर गुस्सा होगा, उसके अंदर पीड़ा होगी, अपने ही देश के अंदर ये क्या चल रहा है ये सवाल होगा। और हम वो वीडियो तो नहीं दिखा रहे, लेकिन उन दरिंदों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया। दो या कहिए तीन महिलाएं, दो तो वीडियो में दिख रही हैं, उन्हें लेकर गए, नग्न अवस्था में लेकर गए, और उसके बाद उनका गैंगरेप हुआ। इसलिए इन दरिंदों का चेहरा आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे देश में सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं बॉस? क्या मणिपुर में ऐसे हैवानों को किसी का डर नहीं है? पुलिस क्या कर रही है? सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है? क्योंकि सच यह है कि मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ वो 2 महीने पहले का वीडियो है, वो 4 मई का वीडियो है, और यह घटना मणिपुर के थोबल इलाके की है। 3 मई को जो अदालत का फैसला आया था कि मैतेई समाज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए, उस पर फैसला लिया जाए, उसको लेकर जो गुस्सा था, उसकी जो हिंसा भड़की थी, वो 3 मई को भड़कनी शुरू हुई थी बड़े तौर पर। और यह घटना 4 मई की, यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। लेकिन यह वीडियो बाहर आया 77 दिन बाद, 19 जुलाई को। इस घटना की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा तो आप कांप जाएंगे कि देश के एक हिस्से में इस तरह की हैवानियत हो रही है। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्या सफाई दी। बीरेन सिंह कह रहे हैं कि कल जो वीडियो सामने आया वो बहुत विचलित कर देने वाला है। उन 2 महिलाओं के प्रति बहुत संवेदना है जिनके साथ यह अमानवीय और अपमानजनक काम किया गया। वीडियो सामने आने के बाद इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया गया। मणिपुर की पुलिस ने एक्शन लिया और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की। पूरी जांच हो रही है। जिन्होंने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्हें मौत की सजा भी देने पर विचार किया जा रहा है। सबको यह जान लेना चाहिए कि हमारे समाज में इस तरह के विभत्स अपराध की कोई जगह नहीं। एक बार उन्होंने जो बयान दिया वो भी सुनिए, फिर बताते हैं कि उनके मुंह पर और उनके दिल में जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री साहब को सुनिए तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, कितना दिल से दुखी हैं और कितना जबरदस्त एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सफाई मणिपुर के मुख्यमंत्री दे रहे हैं उससे खुद उन पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी बहुत विभत्स घटना के बारे में, जिनके राज्य में ऐसे हालात हैं, तब पता चलेगा बॉस जब घटना का वीडियो वायरल होगा। वीडियो वायरल नहीं होता तो मुख्यमंत्री को पता तक नहीं चलता। दूसरी बात, यह घटना 4 मई की है और वीडियो अब वायरल हुआ है। 2 महीने से अब तक सरकार क्या कर रही थी, और मैं आपको बताता हूं कि सरकार को पता था कि यह हुआ है। तीसरी बात, वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का एक्शन लेना क्या सिर्फ दिखावा या खुद को बचाने की कोशिश नहीं है? यह अपनी छवि बचाने का प्रयास नहीं है? अगर आप इतने ईमानदार थे तो पहले करते बॉस। वीडियो वायरल हुआ तब इनको समझ में आया कि हमको कार्रवाई करनी चाहिए। चौथी बात, क्या वीडियो वायरल नहीं होता तो सीएम 2 महीने से जैसे चुपचाप बैठे थे वैसे चुप बैठे रहते?
वीडियो आ गया, हाय तौबा मची, लोग सवाल उठाने लगे, हर किसी का सिर शर्म से झुक गया। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तब जाके आपको समझ में आ रहा है कि इनको फांसी की सजा दिलवाने के प्रयास करेंगे। पांचवी बात, क्या सीएम को यह नहीं बताना चाहिए कि अगर उन्हें इस घटना के बारे में नहीं पता था तो उनसे इस घटना के बारे में किसने छुपाया? इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको पता ही नहीं चला बॉस। छठी बात, ऐसी भयानक घटनाएं छिप नहीं सकती, दब नहीं सकती। अगर सीएम को इसकी जानकारी थी तो फिर 2 महीने बाद क्यों जागे? सबसे जरूरी बात, जब मणिपुर में इस तरह की भयानक घटनाएं हो रही हैं तो फिर एन बीरेन सिंह किस हक से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं बॉस? अगर आपसे हिंसा नहीं रुकती, अगर आपके राज्य में 2 महिलाएं 3 महिलाएं ले जाई जाती हैं, सड़क पर नग्न करके घुमाया जाता है, परेड कराया जाता है, रेप हो जाता है, और 77 दिन बाद वीडियो वायरल होने के बाद आपको समझ में आता है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी क्या, कुछ ही देर के अंदर जो है 2-3 गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ये पहले नहीं हो रहा था आपसे, और बैठे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नाटक करते हैं। मणिपुर के सीएम की दलील है कि उनको घटना के बारे में तब पता चला जब वीडियो वायरल हुआ, लेकिन यह भी वो जो बोल रहे हैं इसमें कितना सच है आप खुद देखिए। 4 मई को महिलाओं के साथ यह बर्बरता मणिपुर के थोबल जिले में हुई। बर्बरता की शिकायत 18 मई को कांगपोकली जिले की पुलिस को कर दी गई। महिलाओं के साथ बर्बरता में 18 मई को पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की। बाद में इस मामले को थोबल जिले की पुलिस को सौंपा गया जहां घटना हुई थी। 21 जून को एफआईआर दर्ज हो गई ऑफिशियली, जिसमें अज्ञात हथियारबंद लोगों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री को वीडियो से पता चल रहा है, उनके राज्य में एफआईआर 21 मई को हुई, उनको 19 जुलाई को वीडियो वायरल होता है तब पता चल रहा है कि यह घटना हुई है। और पुलिस जो जिन लोगों को कुछ घंटे में अरेस्ट कर ली, 21 मई से क्यों नहीं अरेस्ट की जब एफआईआर हुआ था? और आगे भी शायद नहीं करते अगर वीडियो वायरल नहीं होता था। जब घटना की एफआईआर हो चुकी, इतनी बड़ी घटना है, तो यह कैसे मुमकिन है कि भाई मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं हुई? इसमें तो 2 ही बातें हैं, अगर जानकारी नहीं थी तो फिर एन बीरेन सिंह किस बात के मुख्यमंत्री हैं? छोड़िए पद, हटिए मुख्यमंत्री के पद से। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस आपको बता भी नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं चल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, छोड़िए पद। और अगर उन्हें जानकारी थी तो फिर वीडियो वायरल होने के बाद कुर्सी बचाने के लिए एन बीरेन सिंह झूठ बोल रहे हैं, तब भी कुर्सी छोड़िए। किस मुंह से आप उस कुर्सी पर बैठे? घटना पर मणिपुर पुलिस के बयान से भी सीएम पर सवाल उठते हैं। कल जब वीडियो वायरल हुआ तो कुछ घंटे में ही मणिपुर पुलिस का बयान आया, जिसमें बताया गया कि यह घटना 4 मई 2023 की है। इस घटना में केस दर्ज हो चुका है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। मुख्यमंत्री 1 सेकंड के लिए चलिए मान लेते हैं कि आपको नहीं पता था, पुलिस तो कह रही है उसको पता था कि 4 तारीख का केस है, और कुछ घंटे में 2 लोग अरेस्ट हो गए। 4 मई से सोई हुई थी आपकी पुलिस। पुलिस क्या कर रही थी वो भी आपको बताता हूं। पुलिस ने कह दिया कि घटना से जुड़े कुछ आरोपी पकड़े गए, लेकिन सवाल यह कि जो मणिपुर पुलिस 2 महीने से अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसने वीडियो वायरल होते ही 24 घंटे के अंदर कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें सवाल यह भी उठता है कि क्या पुलिस खुद ही आरोपियों को पकड़ना नहीं चाहती थी और वीडियो वायरल होने के बाद दबाव में एक्शन लेना पड़ रहा है? यहां आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि यह भयानक घटना खुद पुलिस के सामने हुई और यह आरोप खुद पीड़ित महिलाओं ने लगाया है। इस घटना की डिटेल भयानक है, पूरा मामला आपको बताता हूं। इस मामले की एफआईआर के मुताबिक जो पीड़ित महिलाएं हैं वो मणिपुर के कांगपोकपी जिले की हैं, और यह जिला कुकी बहुल इलाका है। जिस जिले में महिलाओं के साथ अमानवीय हरकत हुई वो जिला मैतई बहुल है। पीड़ित महिलाओं ने, एक महिला की उम्र करीब 40 साल है, एक की उम्र 20 साल है, इसके अलावा एक और महिला है जो वीडियो में नहीं दिख रही, उनकी उम्र करीब 50 साल है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिलाओं ने बताया कि 4 मई को हथियार से लैस 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने उनके गांव पर हमला कर दिया। वो लोग पूरे गांव को लूट रहे थे, घरों में आग लगा रहे थे। इस दौरान खुद को बचाने के लिए 5 सदस्यीय पीड़ित परिवार जंगल की तरफ भागने लगा। उसी वक्त रास्ते में पुलिस ने उन्हें बचाया और भीड़ से बचाकर थाने ले जाने लगी, लेकिन भीड़ ने बीच में ही पुलिस का भी रास्ता रोक दिया और पीड़ित महिलाओं को पुलिस की सुरक्षा से छीन लिया। यह सब कुछ पुलिस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। भीड़ ने 20 साल की पीड़ित लड़की के पिता को मौके पर मार दिया और इस परिवार की 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। भीड़ के सामने उन्हें बिना कपड़ों के घुमाया गया। इसके बाद सबके सामने 20 साल की पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ। इस दौरान जब पीड़ित के भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसकी भी हत्या कर दी गई। शिकायत के मुताबिक आसपास के इलाके में अपनी जान पहचान वालों की मदद से किसी तरह तीनों महिलाएं भीड़ से बच पाई।
यानी यह घटना पुलिस के सामने हुई, पुलिस सब कुछ जानती थी। 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। जो लोग वहां से पुलिस वाले जो हैं वो छोड़कर गए, अगर उनको यह भी था कि भीड़ की वजह से छोड़कर जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन से और लोगों को लेकर क्यों नहीं आए बचाने के लिए? और अब जब वीडियो वायरल हो गया है तो नौटंकी कर रहे हैं कि हमने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं क्या आप? पुलिस सब कुछ जान रही थी, फिर भी इस घटना को होने दिया गया और 2 महीने तक इस घटना को छिपा कर रखा गया। आरोपियों को पकड़ा नहीं गया जब तक कि वीडियो वायरल नहीं हुआ। मणिपुर के मुख्यमंत्री अब खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे तो मणिपुर में सैकड़ों केस हैं। सीएम एन बीरेन सिंह ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मणिपुर में डेली वायलेंस हो रहा था, बहुत लोग मारे गए, हजारों एफआईआर हुई हैं। आप लोगों को एक केस दिख रहा है, यहां सैकड़ों सिमिलर केस हैं इसी तरह के। यह वीडियो कल लीक हुआ, इसलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। तो सैकड़ों केस हैं बॉस, तो आप किस मुंह से बैठे हो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, अगर उन सैकड़ों केसेस में न्याय नहीं दिलवा पा रहे? और उन सैकड़ों केसेस के क्या वीडियो वायरल होंगे तब जाकर कार्रवाई होगी? मणिपुर के सीएम का यह बयान तो और शर्मनाक है, जो ये कह रहे हैं कि इस तरह के सैकड़ों केस हैं। अगर ऐसा है तो यह बहुत ही भयानक है, क्योंकि मणिपुर में अभी इंटरनेट बंद है, वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इस तरह के वीडियो और भी हो सकते हैं, जिस तरह के हालात खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो इससे तो स्थिति बहुत ही भयानक लग रही है। और जब सीएम खुद मान रहे हैं कि हालत बहुत खराब है, तो फिर वो अपने पद पर किस वजह से है भाई? जब उनसे कुछ संभाल ही नहीं रहा तो पद छोड़िए, दूसरे को आने दीजिए, दूसरे को संभालने दीजिए। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि एन बीरेन सिंह कुर्सी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस्तीफे के नाम पर वहां ऐसी ड्रामेबाजी हुई कि जिसमें कहा गया कि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा उनके समर्थकों ने फाड़ दिया, जिसके बाद एन बीरेन सिंह को और मौका मिल गया और उन्होंने कह दिया कि लोग नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें, इसलिए अब वो इस्तीफा नहीं देंगे और मणिपुर के लिए काम करते रहेंगे। बीरेन सिंह जी, आप पब्लिक की सुन रहे हैं ना, देश भर की पब्लिक चाहती है आप इस्तीफा दें, दीजिए इस्तीफा। कुछ लोगों ने इस्तीफा फाड़ा था, छोड़िए, फिर लिखिए और दे दीजिए इस बार इस्तीफा। मणिपुर की घटना पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हम मणिपुर में 2 महिलाओं पर हुए अत्याचार के वीडियो को देखकर काफी आहत हैं। इस तरह के माहौल में हिंसा को भड़काने के लिए महिलाओं को मोहरा बनाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जो वीडियो आया है वो संविधान का उल्लंघन है और मानवाधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को सख्त एक्शन लेने के लिए कहा और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यही समय है कि सरकार जरूरी कदम उठाए और एक्शन ले, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि वो सरकार को एक्शन लेने के लिए थोड़ा ही टाइम दे सकते हैं और अगर ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट एक्शन लेगा। इस मामले में चीफ जस्टिस की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट आने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफिसर से पूछा कि दोषियों को पकड़ने के लिए मई से अभी तक क्या क्या एक्शन लिया गया और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि एकमात्र घटना है। ऐसा हो सकता है कि एकमात्र घटना ना हो बल्कि एक पैटर्न हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हम दोनों सरकारों को तुरंत एक्शन लेने का आदेश देते हैं और जो भी एक्शन लिया जाए उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। इस पर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और वो कोर्ट को यह बताएंगे कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। मणिपुर के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुमोटो, वो बहुत अच्छा कदम था। सुप्रीम अदालत को चिंता थी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे लेकर भी कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, लोगों के मन में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में भी हुई क्रूर हिंसा, महिलाओं के बलात्कार पर इसी तरह का संज्ञान क्यों नहीं लिया था? राजस्थान जहां रेप के मामले में वो नंबर 1 है, या छत्तीसगढ़ से आए दिन आने वाली हिंसक या रेप की घटनाओं पर ऐसा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेता? भाई, नेता एक आंख से देखते हैं। राहुल गांधी को बंगाल की हिंसा नहीं दिखती, समझ में आता है, पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ का नहीं दिखता मामला, समझ में आता है। राजस्थान नहीं दिखता, समझ में आता है। अखिलेश यादव को नहीं फर्क पड़ता राजस्थान से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, समझ में आता है। नेता एक आंख से देखते हैं क्योंकि उनका उससे फायदा है, तो समझ में आता है।
उनको उस महिला की इज्जत की परवाह होती है जहां नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरी महिला अगर अपने शासन की हो, अपने मित्र के प्रदेश के शासन की हो, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, समझा जा सकता है। पर कानून का मंदिर तो सबके लिए बराबर है। लोगों के बीच यह चर्चा इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए बंगाल में क्या हुआ था। 8 जून को बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ कि चुनाव के लिए नामांकन 9 जून से 15 जून के बीच किया जाएगा। चुनाव 8 जुलाई को होगा और 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। 8 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच क्या क्या हुआ जरा मैं आपको याद दिलाता हूं, और इसीलिए लोगों को जिनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रहती है वो ये चर्चा कर रहे हैं कि सर जितना आपने बड़ा दिल दिखाया मणिपुर को लेकर, जितनी चिंता दिखाई, इतना ही बंगाल में भी दिखाना था और पूछना था कि बंगाल में एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार। मीडिया रिपोर्ट्स के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 लोगों की मौत हुई। यह कहां का, आपको बंगाल पंचायत चुनाव का बता रहा हूं, बंगाल का। क्या यह छोटी बात है? 40 लोगों की मौत पंचायत चुनाव में हो जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। चुनाव के दिन यानी 8 जुलाई को, 8 जुलाई जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन 18 की हत्या की खबर है। 18 लोगों की, चुनाव में 18 लोगों की हत्या हो गई। 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 4 लोगों की हत्या होती है। लोगों के मन में इसीलिए प्रश्न है कि अगर मणिपुर की लड़की को लेकर देश भर में गुस्सा है और यह सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है, तो बंगाल की महिलाओं को लेकर भी गुस्सा है भाई, राजस्थान की स्थिति को लेकर भी गुस्सा है। बंगाल में करीब 34 दिन में 40 हत्याएं हुई। इस दौरान जो हिंसा फैली उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। हमने भी लगातार आपको बताया कि कैसे बंगाल को आग में झोंक दिया गया। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझी शायद। आज लोगों के मन में यह प्रश्न है, क्यों सर, क्यों? खुद राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं की जान बचाने के लिए बार बार कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन फिर भी हत्याएं और हिंसा रुकी नहीं। लोग अदालत जा रहे थे न्याय पाने के लिए, लेकिन जैसे आज अदालत स्वतः संज्ञान ले रहा था, तब अदालत ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? आज लोगों के मन में यह प्रश्न है। जैसे आप देखिए कि चुनाव के ऐलान के अगले ही दिन यानी 9 जून को बीजेपी और कांग्रेस कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे और सुरक्षा के लिए बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की। 13 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संवेदनशील इलाके में सेंट्रल फोर्स की तैनाती होगी। 15 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को फिर से फटकार लगाई और आदेश दिया कि 48 घंटे में सभी जगह सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। इसके बाद कुछ जगह पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई। जहां तैनाती की गई वहां हिंसा की बहुत कम घटनाएं हुई और जहां पर नहीं थे वहां जमकर हिंसा हुई। इस मामले में 2 नेशनल पार्टियां बार बार कोर्ट गई, उनको कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन किसी भी कोर्ट ने खुद से संज्ञान नहीं लिया। ऐसे ही भयंकर हिंसा साल 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए थे और लगभग 39 रेप के आरोप लगे थे, जिसमें कई गैंग रेप के केसेस थे। उस दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया स्वतः संज्ञान। बंगाल में 2021 में हुए चुनाव के दौरान एक रेप की घटना के बारे में आपको बताता हूं, जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। इस घटना में 60 साल की पीड़ित बुजुर्ग महिला के साथ गैंग रेप किया गया, यह आरोप है कि पीड़ित महिला का गैंग रेप उसके 6 साल के पोते के सामने किया गया। यह घटना 3 मई 2021 की है। 2 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें ममता बनर्जी को बंपर जीत मिली। उसके ठीक एक दिन बाद ही पीड़िता के घर के चारों तरफ 100 से 200 लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें आरोप के मुताबिक टीएमसी के समर्थक भी थे। वो पीड़िता के घर के सामने पहुंचकर नारे लगाने लगे, पीड़िता की बहू को बाहर खींचा और पीटा। 4 मई को रात 12:30 बजे टीएमसी से जुड़े 5 कार्यकर्ता पीड़िता के घर जबरदस्ती घुस गए, पीड़िता को पीटा, बेड से पूरा शरीर बांध दिया, गैंग रेप हुआ और यह सब कुछ पीड़िता के 6 साल के पोते के सामने हो रहा था। यह पीड़िता ने खुद आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वो दूसरी पार्टी की समर्थक थी, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। शुरुआत में तो पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी, यह भी आरोप लगा। यह पूरी घटना पीड़िता की तरफ से बाद में सुप्रीम कोर्ट में बताई गई, उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन आज लोगों के मन में प्रश्न यह है कि जितनी मदद, जितनी तत्परता
जितना न्याय दिलाना सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की बच्चियों को चाहता है, वैसे ही बंगाल की बच्चियों को भी दिलाना चाहिए। नेताओं के लिए रेप का फर्क हो सकता है, लेकिन न्याय के मंदिर के लिए ऐसा नहीं हो सकता। जिस ममता बनर्जी के राज में चुनाव के दौरान इतनी हिंसा भड़की, वही ममता बनर्जी आज मणिपुर पर बोल रही हैं। नेताओं की ऑडेसिटी देखिए भाई, ममता बनर्जी मणिपुर पर बोल रही हैं, कह रही हैं कि वो बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ मणिपुर का दौरा करेंगी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि पीएम मोदी देश को तोड़ रहे हैं। सुनिए ममता बनर्जी को। मणिपुर का बात में उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। हम लोग को साथ में तो हर तरह लड़ाई करते हैं, लेकिन महिला का ऊपर, दलितों का ऊपर, माइनॉरिटीज हो चाहे इंसान हो, इंसान तो वही होता है ना जो हर धर्म और कास्ट और इष्ट को लेके काम करते हैं। आज ये लोग संतोष का सौदागर है, बहनों को इज्जत लूटने का सौदागर है। इसी के लिए आप रियली सॉरी। ममता बनर्जी मणिपुर की बहनों को लेकर चिंतित हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चिंता उन्हें अपने यहां के नागरिकों को लेकर भी होनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, कलकत्ता हाईकोर्ट की ऐसी ऐसी टिप्पणियां हैं जो आप सुनेंगे तो सवाल सीधे सीधे ममता सरकार पर उठते हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी को मणिपुर दिख रहा है। मैंने कहा ना, नेताओं को एक आंख से दिखता है। ममता बनर्जी को मणिपुर दिखेगा, अपना बंगाल नहीं दिखेगा। राहुल गांधी को मणिपुर दिखेगा, प्रियंका वाड्रा को मणिपुर दिखेगा, बंगाल और राजस्थान नहीं दिखेगा। यूपी में लड़की के साथ कुछ हो जाएगा तो सब दौड़े दौड़े जाएंगे, लेकिन बंगाल कोई नहीं पहुंचेगा। क्यों? यह सवाल पॉलिटिक्स से ऊपर का है, इस बात को समझिए। लड़कियों की इज्जत को भी सिर्फ इस बात से जोड़ा जा रहा है कि कहां पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा जा सकता है, कहां नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा सकता है। जहां नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा सकता है, उस बहन की इज्जत की कीमत है, और जहां अपनों से सवाल पूछना है, उस बहन की इज्जत की कीमत नहीं है। और ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका मुंह नहीं खुलता बंगाल पर, और वो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि पत्रकारिता कैसे करनी है। बंगाल की हिंसा के साथ आप राजस्थान का हाल देखिए। राजस्थान के जोधपुर में 16 जुलाई को एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने गैंग रेप किया। नाबालिग लड़की से जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में रेप हुआ। रेल लाइन से होते हुए 3 दरिंदे कैंपस की टूटी दीवार से घुसे, नाबालिग और उसके दोस्त को हॉकी मैदान ले गए। दरिंदों ने दोस्त के सामने ही नाबालिग लड़की से दरिंदगी की। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से 18 जुलाई को जोधपुर के एक प्राइवेट स्कूल के चपरासी ने 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। आरोप है कि चपरासी पिछले 6 महीने से मासूम लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था। स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार कर लिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देश में सबसे ज्यादा रेप की वारदातें हर साल, लगभग हर साल राजस्थान में होती। 2020 से 2021 के बीच राजस्थान में रेप की घटनाएं 19% बढ़ गई थी। 2019 में 5,997 वारदात हुई थी, 2020 में 5,310 और 2021 में एक साल में 19% रेप की घटनाएं राजस्थान में बढ़ी और 6,337 वारदातें। क्या उनका कोई वीडियो वायरल नहीं होगा तो लोगों को चिंता नहीं होगी कि यह कैसा प्रदेश बन रहा है जहां महिलाओं की यह हालत है? आप यह भी ध्यान रखिए कि मणिपुर जिस हिंसा में जल रहा है, उस हिंसा की चिंगारी वहां के हाईकोर्ट के ही एक ऑर्डर से आई थी। 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने राज्य सरकार को ऑर्डर दिया कि मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने की अर्जी पर विचार किया जाए और 4 हफ्ते के अंदर केंद्र को सिफारिश भेजी जाए। मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने की बात उठी तो आदिवासी समुदाय ने विरोध शुरू किया। इससे समुदायों में टकराव बढ़ने लगा और फिर टकराव इतना बढ़ गया कि हिंसा भड़की। जब हिंसा भड़क गई तो हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कुछ बदलाव किए और राज्य सरकार को 4 हफ्ते की जगह 1 साल का समय दे दिया कि वो मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए सिफारिश करे। इसके बाद मई में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को गलत बताया और यह कहा कि यह फैसला तथ्यात्मक रूप से गलत है और एससी एसटी लिस्ट को लेकर संवैधानिक पीठ ने जो सिद्धांत रखे थे, हाईकोर्ट का ऑर्डर उन सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कहा कि सारे पक्षों से बात करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा।
लेकिन तब तक हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद जो तनाव बनना था वो बन चुका था और अब इस पर राजनीति हो रही है। विपक्ष सदन में चर्चा और पीएम के बयान की मांग कर रहा है, जबकि सत्र शुरू होते ही पीएम ने कह दिया कि मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। गुनहगार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए। उनका बयान एक प्रधानमंत्री का जो बयान होना चाहिए वो है। वो याद दिला रहे हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, बंगाल का हो या मणिपुर का हो, हर जगह की बहन बेटी की इज्जत जो है उसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि इस देश में बेटियों की रक्षा की बात तभी होती है जब नेताओं को उसमें अपना सियासी फायदा दिखता है। लेकिन नेताओं से, ऐसे नेताओं से बचिए। और हाथ जोड़कर विनती है इस देश की सुप्रीम अदालत से कि आप में, इस देश के लोगों का बड़ा विश्वास है, लोगों में के मन में प्रश्न उठें, ऐसा कोई मौका न आने दीजिए सर। पाठशाला में आप क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का चैप्टर। महेंद्र सिंह धोनी को किसने मुंह पर पागल कह दिया? महेंद्र सिंह धोनी का वो कमरा जिसे देखकर आपको शौक लग जाएगा, अब उसका चैप्टर। भारतीय टीम के पूर्व फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद महेंद्र सिंह धोनी से मिलने उनके घर रांची गए हुए। यहां धोनी ने वेंकटेश प्रसाद को अपना बाइक का कलेक्शन दिखा दिया, जिसे देखकर वेंकटेश प्रसाद का दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा कि क्या है भाई, ये धोनी के पास 100 से ज्यादा बाइक्स है, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी बाइक के शोरूम में खड़े हैं। ये धोनी के घर में गराज है जहां नीचे के फ्लोर से लेकर ऊपर तक सिर्फ बाइक और गाड़ियां नजर आ रही हैं। धोनी के गराज में इतनी सारी बाइक्स हैं जितनी किसी के घर में हो ही नहीं सकती भाई। इतनी बाइक तो शोरूम में नहीं लगी हुई होती है। इसे गैराज से ज्यादा बाइक म्यूजियम कहना चाहिए। हालांकि म्यूजियम में पुराना सामान होता है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन धोनी के गराज में हर बाइक चलती है। पूरी दुनिया जानती है कि महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में सिर्फ 2 ही शौक है, पहला क्रिकेट, दूसरा बाइक चलाना। इस गराज में धोनी की सबसे पहली बाइक से लेकर आज के जमाने की हार्ले डेविडसन जैसी एक से एक महंगी और शानदार बाइक्स का पूरा कलेक्शन है। इसके अलावा धोनी के गराज में कई विंटेज कार भी हैं जो दिखती हैं वीडियो। लेकिन जब वेंकटेश प्रसाद धोनी के घर में बने गराज में पहुंचे तो धोनी के इस बाइक कलेक्शन के जुनून को देखकर, जिसे वो कह रहे हैं कि अरे ये तो पागलपन जैसा लग रहा है, वो हैरान रहे। पहले वहां क्या बातचीत हो रही है वो सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। और इस वीडियो को धोनी की पत्नी साक्षी ने मोबाइल पर शूट किया है। इसमें पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी भी दिखाई दे रहे हैं। इस बातचीत को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
What do I say? How do you feel being in Ranchi first? Like how? Amazing. Your first time? No, not at all. It's my fourth You? time. No, this is the fourth or fifth time, I think. My you've been first. here. Probably for the first time you're here with the legend. Okay. But this is And- crazy. This place is crazy. I mean, Yeah. Any you comments? can't explain. You can't explain about this whole setup. The old bikes. Any comments on this? Unless and until someone is mad about this, you can't. I'll take a video. The weird, all these पता नहीं ये बाइक शोरूम हो सकता है ये. इसीलिए जब ये बन रहा था ना तो हम लोग वैसे बहुत बड़ा बना. Yeah, it's full. It's full. जब ये बन रहा था हमारे साक्षी बोलते थे ये Mahi, why? ज्यादा बड़ा नहीं बन रहा है. Why? Why? Because you took everything, so I needed to have something of my own. So this is the only thing you allowed. That also you wanted after the badminton court. I said no, it will be before the badminton court. Which one? There's a badminton court on that. Oh, okay. Oh god. No, this is Crazy. There's no. Someone needs to have There's no explanation. hell of a lot of passion to do something else or to have something else. I'm telling you. Otherwise, No words to or someone has to be mad. Mad, I would I say. think it's Yeah. I mean, you call That's why you have to be crazy about this. Yeah. इसलिए आपको बाइक का एक कहानी बताता है. ये जब पहला आड़ी था ना मई का तो हम लोग पहले घूमने निकलते थे. धोनी के बाइक कलेक्शन को देखने के बाद वेंकटेश प्रसाद ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अभी किसी आदमी को बाइक और विंटेज कार के लिए इतना पागल नहीं देखा कभी किसी आदमी. क्या कलेक्शन है. और एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी क्या आदमी है. एक महान अचीवर और अद्भुत शख्स. रांची के घर में बने गैराज में ये एमएस धोनी के बाइक और कार का कलेक्शन है. धोनी के पैशन से दंग रह गया. मतलब वेंकटेश प्रसाद ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई धोनी जो भी काम करते हैं उसे किस लेवल पर जाकर करते हैं. दूसरी खास बात कि धोनी ने अपने इस खजाने को दुनिया से छिपा रखा था. उन्हें शो ऑफ करने की आदत बिल्कुल नहीं है. धोनी से सीखने वाली बात वो ये है कि धोनी जो भी काम करते हैं बिना शोर मचाए, बिना पब्लिसिटी के करते हैं. धोनी के गैराज में 100 से ज्यादा बाइक्स हैं. इनमें धोनी की पहली बाइक से लेकर आजकल के जमाने की एक से बढ़कर एक हाईटेक बाइक्स हैं. आज आपको धोनी की सबसे पसंदीदा बाइक्स का कलेक्शन भी दिखा देता हूं. इनमें पहले नंबर पर कहा जाता है कि धोनी की सबसे पुरानी बाइक है, क्योंकि पुरानी है तो बहुत पसंद है उन्हें, यामाहा RD 350. इसे धोनी ने आज भी संभाल कर रखा हुआ है. धोनी कई बार रांची की सड़कों पर इस बाइक को चलाते हुए दिख जाते हैं. हालांकि उनके पास इस बाइक का लेटेस्ट वर्जन भी मौजूद है, लेकिन चूंकि पहली बाइक है तो ज्यादा दिल के करीब है. दूसरे नंबर पर कहा जाता है हेलकैट X132 है. इस बाइक को बनाने वाली कंपनी ने इसे धोनी के लिए अलग तरह से डिजाइन किया हुआ है. यह डिजाइंड बाइक है. दुनिया भर में सिर्फ 150 लोगों के लिए बनाई गई है, जिनमें एक नाम महेंद्र सिंह धोनी का है. इसकी कीमत 47 लाख रुपए से शुरू होती है और यह 260 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. धोनी की एक और बाइक है डकैटी 1098. इसे भी धोनी कई बार चलाते हुए दिखे हैं. इसकी कीमत 12 से 20 लाख रुपए है. स्पीड 279 किलोमीटर प्रति घंटा है. अगली बाइक है हार्ले डेविडसन फैट बॉय. यह दुनिया की सबसे फैशनेबल और हेवी वेट बाइक्स में से एक है. इसकी कीमत 24.5 लाख रुपए से शुरू होती है. इसका इंजन 1868 सीसी का है. इतना हेवी तो मिड सेगमेंट कार का इंजन भी नहीं होता. यह 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. धोनी की एक और फेवरेट बाइक है कावासाकी निंजा H2. यह दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली बाइक्स में से एक है. इसकी स्पीड 258 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी कीमत 35 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक होती है. तो धोनी की बाइक्स का कलेक्शन देखकर वाकई दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है.